फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सिविक्स का फेडरलिज्म, क्लास 10th फेडरलिज्म। आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। मतलब क्या है इसका कि जो फेडरलिज्म होता है, जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि देखिएगा, अगर मुझे किसी कंट्री के अंदर देखना है कि उस कंट्री के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, तो ये चीज़ देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा कि उस कंट्री के अंदर ये सारे की फीचर्स हैं कि नहीं है। अगर उस कंट्री के अंदर ये सारे की फीचर्स हैं तो वो कंट्री हमारे लिए कैसी कंट्री है, फेडरलिज्म फेडरल। तो उस कंट्री के अंदर कैसा सिस्टम है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। और अगर ये फीचर्स उसके अंदर नहीं है तो वो कंट्री फेडरलिज्म कंट्री, या कह सकता हूँ मैं उस कंट्री के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्लियर है? तो हम उन कुछ की फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला जो की फीचर्स है वो है देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि क्या होना चाहिए, उस कंट्री के अंदर 2 या 2 से अधिक लेवल पर या टायर्स पर क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो भी गवर्नमेंट, जो भी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर 2 या 2 से अधिक टायर्स पर क्या होनी चाहिए, अधिक लेवल्स पर क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर उसके अंदर, अगर वो कैसी कंट्री है, फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है तो। क्लियर है? दूसरा क्या है, दूसरा की फीचर्स क्या है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफरेंट टायर्स पर गवर्नमेंट है या डिफरेंट लेवल्स पर जो गवर्नमेंट है, गवर्न द सेम सिटीजन, वो गवर्न करेगी सेम सिटीजन्स को ही, बट ईच टायर्स हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या, अधिकार क्षेत्र है ना। तो लेकिन क्या होगा, हर एक टायर्स की अपना एक अधिकार क्षेत्र, अपनी एक अलग ज्यूरिडिक्शन होगी इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब समझिएगा इसका क्या है कि देखिएगा, एक ही सिटीजन है, उस एक ही सिटीजन के ऊपर सेंट्रल लेवल भी वर्क करेगा और स्टेट लेवल भी वर्क करेगा। लेकिन सेंट्रल लेवल किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन अधिकारों के ऊपर वर्क करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट किन किन अधिकारों के ऊपर वर्क करेगी, ये क्या है, ये पहले से डिसाइडेड है। चाहे वो किसी भी चीज़ से, लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। क्लियर है? दोबारा समझाता हूँ, एक बार समझिएगा कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हम लोग। जैसे कि लेजिस्लेशन का काम होता है कानून बनाना। क्लियर है बेटा? तो कुछ कानून किसके लिए बनाए जाएंगे, सिटीजन्स के लिए। तो एक ही सिटीजन है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज़ों के लिए बनाएगी क्योंकि उसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या अलग है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग चीज़ों के लिए कानून बनाएगी क्योंकि उसका ज्यूरिडिक्शन अलग है। क्लियर है? सेम एज अ वे टैक्सेशन की जैसे कि आप बात करें तो इनकम टैक्स होता है बेटा, है ना। अब इनकम टैक्स को कौन लेता है, इनकम टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। क्लियर है? जबकि सेल टैक्स को कौन लेता है, सेल टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। क्लियर है? जबकि सेल्स टैक्स है वो किसके अंडर में आता है, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो ज्यूरिडिक्शन होती हैं, यानी कि जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते हैं। लेकिन वो दोनों किसके ऊपर रूल करते हैं, एक ही सेम सिटीजन्स के ऊपर रूल करते हैं। क्लियर है? तो दूसरी हमारा जो की फीचर है वो क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। दोनों टाइप्स की गवर्नमेंट क्या करेंगी, सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करेंगी, बट लेकिन हर एक टाइप्स की गवर्नमेंट की क्या होगी, अपनी खुद की ज्यूरिडिक्शन होगी, अपना एक अधिकार क्षेत्र होगा। स्पेसिफिक मैटर, किसी भी मैटर से रिलेटेड, चाहे वो टैक्सेशन से हो, चाहे वो लेजिस्लेशन से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो। क्लियर है बेटा? तीसरा आपका जो की फीचर है वो क्या कहता है कि तीसरा की फीचर कह रहा है द एक्सिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटी, द एक्सिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। यानी कि उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, उनकी जो ज्यूरिडिक्शंस हैं, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो ज्यूरिडिक्शंस, जो अधिकार क्षेत्र हैं, वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। क्लियर है? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी वो किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होंगी वो किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इनको क्या कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड दी गई है वो पावर्स। क्लियर है बेटा? चौथा की फीचर क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि संविधान के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, है ना,
कैन नॉट बी अनलिटरली चेंज्ड, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको अनलिटरली चेंज नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, किसी एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल प्रोविजंस दे रखे हैं, जो मुख्य बातें दे रखी हैं, उन मुख्य बातों को कोई भी गवर्नमेंट इलिटरली चेंज नहीं कर सकती है। उसके लिए दोनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का राजी होना या तैयार होना जरूरी है। क्लियर है? सच चेंजेस रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा? तो वही वाली बात आ गई कि ऐसे चेंजेस करने के लिए दोनों जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट का क्या होना, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या कंसेंट होना जरूरी है। तो 14 पॉइंट क्या हो गया कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको अनलिटरली चेंज नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए दोनों लेवल्स का कंसेंट होना जरूरी है। क्लियर है? 5वां पॉइंट क्या है? कोर्ट्स हैव द पावर्स टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंजेस अगर कर रहा है तो उसमें किसको पावर्स है? वो कोर्ट को पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज करने की पावर किसके पास में बेटा? सिर्फ आपकी कोर्ट को। क्लियर है? एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को। क्लियर है बेटा? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये भी क्या है? ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। क्लियर है? तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि उनका जो फाइनेंशियल, वो जो अपना ईयर चलाएंगे, जो फाइनेंस का काम करेंगे, या फिर जो पैसे से रिलेटेड, यानी कि पैसे वगैरह से रिलेटेड जो भी वो काम करेंगे, या पैसे वगैरह उनके पास कहाँ से आएगा, ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू को मतलब आप लोग जानते हैं पैसा। क्लियर है? और वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्सीनेशन के रूप में। क्लियर है? आपको पता होगा। तो वो टैक्सीनेशन कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। कहाँ से आएगा? किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ये भी क्या है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? द फेडरल सिस्टम हैज़ द ड्वेल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दो ऑब्जेक्टिव, दो काम होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि कंट्री को एक सेफगार्ड मिल सके और कंट्री की यूनिटी बनी रखे। क्लियर है? कंट्री टूटे नहीं, कंट्री एक साथ मिलकर रह सके। और एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी और जो रीजनल डाइवर्सिटीज, आप देखिए इंडिया कितना रीजनल डाइवर्स है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग उसको धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्लियर है? तो जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो क्या रह सके? एक साथ मिलकर रह सके। पहला पॉइंट क्या है कि वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है किसको, और प्रमोट करता है किसको? यूनिटी को। और दूसरा क्या है कि वो रीजनल डाइवर्सिटी को एक साथ रखने के काम करता है। कौन? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कुछ क्या है? 7 क्या है की फीचर्स हैं किसके? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। क्लियर है? तो मैं दोबारा से इन की फीचर्स के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ, और ये सातों के सातों की फीचर्स आपको याद होनी चाहिए। पहला क्या है कि दो या दो से अधिक टाइप्स पर क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि दोनों टाइप्स की गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स पर रूल करेंगी, लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट्स का, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का जुरिडिक्शंस जो होगी वो अलग अलग होंगी। क्लियर है? वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, चाहे टैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। क्लियर है बेटा? तीसरा क्या होगा कि उनके पास में कौन कौन सी पावर्स हैं, उनकी एक्सीडेंस, उनकी अथॉरिटी क्या क्या है, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड दी जाएंगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको लिटरली एक गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। उनके अंदर चेंजेस करने के लिए बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स का कंसेंट होना जरूरी है। फिफ्थ क्या है कि कोर्ट्स के पास पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंजेस करने की, और वो कोर्ट्स भी कब चेंज करेगी? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगी? तैयार होंगी। क्लियर बेटा? सिक्स्थ क्या है कि उनके पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये लिखा गया है कि कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा। और सेवेंथ क्या है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड प्रोवाइड करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट द यूनिटी ऑफ द अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटीज। तो ये 7 पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए? की फीचर्स इसके याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, तो आपको क्या की फीचर्स याद होने चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं